हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन सिंह और आज हम क्लास 7 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम बड़े हो रहे हैं एज अ बॉय और एज अ गर्ल्स। ठीक, तो कोई एज अ बॉय बड़ा हो रहा है, कोई एज अ गर्ल बड़ा हुआ है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं एज अ बॉय ग्रो किया। ठीक, अब आप लोग जो भी इस लेक्चर को देखेंगे तो हो सकता है कोई बॉय हो सकता है कोई गर्ल हो। ठीक, तो जब दोनों ग्रो हो रहे थे तो दोनों की ज़िंदगी में बड़े डिफरेंशिएशंस होते हैं, तो वही हम इस चैप्टर में पूरे के पूरे जो डिफरेंशिएशंस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम देखते हैं, आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक मिनट, सब लोग इस टर्म से फैमिलियर होंगे। ठीक है, जेंडर। ठीक, अब जेंडर मेनली दो होते हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। एंड एक और आपको लिखा मिलता है जिस अदर्स। ठीक, जिसमें आपके ट्रांसजेंडर्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये लोग आ जाते हैं। तो मेल एंड फीमेल क्या सेम होते हैं? क्या ये दोनों सेम हैं? हमको पता है सेम नहीं होते हैं। जैसे इन दोनों की स्पेलिंग सेम नहीं होती, ठीक है, मेल की स्पेलिंग अलग है, फीमेल की स्पेलिंग अलग है, वैसे ही इन जो दो जेंडर्स हैं इन दोनों के रोल भी अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक देख लेते हैं, बायोलॉजिकल। अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो जो मेल के बॉडी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फीमेल के बॉडी से अलग होता है, और जो फीमेल के बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो मेल के बॉडी से अलग होता है। ठीक, उसी सेम तरीके से अगर हम सोसाइटी की बात करें तो, और सोसाइटी के नॉर्म्स की बात करें, तो सोसाइटी ने मेल के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉर्म्स बना के रखे हैं और फीमेल के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉर्म्स बना के रखे हैं। और इन्हीं नॉर्म्स के चक्कर में बड़ी इनक्वालिटी इमर्ज होती है सोसाइटी के अंदर। ठीक, जिसमें कहीं देखने को मिलता है कि मेल को प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं देखने को मिलता है कि फीमेल को प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक, और अगर हम इन पास्ट हिस्ट्री में देखें तो फीमेल की जो कंडीशन है वो इस सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से बड़ी खराब हमको देखने को मिलती है। इवन आज भी गवर्नमेंट को महिला शिक्षा के लिए और महिला सुधार के लिए ही स्कीम्स चलानी पड़ रही है, मेल के लिए नहीं चलानी पड़ रही। ठीक, क्यों? क्योंकि फीमेल्स की जो हालत है वो इस सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से बड़ी खराब है और इनइक्वालिटीज़ का सामना इनको करना पड़ता है। तो ये जो ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हमारा चैप्टर का नाम है वो आपको इन्हीं इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताएगा, और क्या दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है कि बॉयज़ ग्रो हो रहे हैं तो क्या किस सराउंडिंग में ग्रो अप हो रहे हैं, कैसे नॉर्म्स उनके लिए हैं, क्या सारी चीज़ें। ठीक, और गर्ल्स के लिए भी क्या सराउंडिंग है, क्या एनवायरनमेंट मिलता है, कौन से नॉर्म्स उनको फॉलो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बीइंग अ बॉय और गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन आइडेंटिटी। अब बॉय हो या गर्ल हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है आपकी आइडेंटिटी की। ठीक, अब वो कैसे? जो सोसाइटी है हमारी, द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैनॉट डू। ठीक, कैन और कैनॉट डू हमारी सोसाइटी, ठीक है, बता देती है कि बॉयज़ को क्या करना है क्या नहीं करना है, गर्ल्स को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसने पहले से ही फिक्स करके रखी है हम लोगों ने। ठीक, वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। और हमको क्या लगता है कि कोई ये नई बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, ये तो, हाँ, बॉयज़ को ये करना है, ये नहीं करना है, गर्ल्स को ये करना है, ये नहीं कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ यही नहीं हैं, सब जगह ऐसा ही है, कहीं कोई नई बात नहीं हो रही है,
जैसा हमारे यहाँ हो रहा है वैसे पड़ोस वाले स्टेट में भी होता है, जैसे इंडिया में हो रहा है वैसे ही यूएस में भी हो रहा है, ऐसा ही हमको लगता है कि चारों तरफ सारी जगह यही चीज़ें हैं। बट क्या सच में ऐसा है? बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे? ठीक, तो जो आपको लगता है क्या वो सच है? ठीक, अब ये हम देखते हैं कि जो आपको लग रहा है वो सच है कि नहीं, शायद हो भी सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है, तो वही हम इस चैप्टर में देखेंगे। We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो भी रोल्स असाइन होते हैं बॉयज़ को एंड गर्ल्स को, वो कैसे एक फाउंडेशन बना देते हैं कि फ्यूचर में उनको क्या रोल प्ले करना है, उनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। और हमें ये भी देखने को मिलेगा और देखने को इवन मिलता है कि मेन की वैल्यू इस सोसाइटी के अंदर कुछ ज़्यादा ही हमको देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू वुमेन। अगर आप कहीं बहुत दूर ना जाएं, अपने घर में ही देखें, ठीक, तो इंडिया को क्या कहा जाता है? ये पुरुष प्रधान देश है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। एक जॉइंट हिंदू फैमिली का हेड कौन होगा? एक मेल होगा। ठीक, तो जो मेल की वैल्यू होती है वो वुमेन से हमको डिफरेंटली हाई दिखाई देती है, तो वो भी इसमें हम देखेंगे। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस देन द रोल्स प्ले मेन प्ले एंड द वर्क दे डू। ठीक, तो अब ये बात कि जो मेन जो काम करते हैं, ठीक है, मेन जो भी काम करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? बड़ी हाई होती है। और वुमेन की काम की वैल्यू गिनी ही नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर आपके घर में काम करती हैं तो अक्सर आपको सुनने को मिला होगा कि फादर या आपके मुंह से कभी गुस्से में या आपके किसी कज़न से कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि लोग बोल देते हैं, अरे तुम इस घर के अंदर ही तो काम करती हो, यहीं तो काम करना रहता है, ठीक है, बाहर जाओ तो पता चले। मतलब ये बताया जाता है कि उनके कोई काम की मतलब वैल्यू ही नहीं है। ठीक, और इवन उनको क्या कोई पैसा देता है? आपने कभी देखा है कि आपकी मदर आपको टिफिन बना के दे रही हैं, घर पूरा साफ कर रही हैं, घर को मेंटेन करके रखी हैं, तो क्या उनको पैसे मिलते हैं? ऐसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शुरू से ये कहा जाता है ये तो उनकी जिम्मेदारी है, ये तो उनको करना ही है। ठीक है, वो नहीं करेंगी तो कौन करेगा? हाँ, ये घर संभालें हम, बाहर का तभी तो कर पाएंगे। ठीक, इवन हाथ बटाने के लिए भी अगर मेंस को कह दिया जाए तो उन लोग को, अरे हम बहुत बाहर काम करके आए हैं, हाँ, और कैसे अब तुम्हारा हाथ बटा दें। इवन शर्म वाली बात होती है कि अरे आदमी कैसे किचन में चला जाएगा, ये तो वुमेन का काम है। ठीक, जो हमने पहले बात करी कि सोसाइटी ऐसे नॉर्म्स बना देती है शुरू से कि एक फाउंडेशन उसने डाल दी कि मेन का काम ये है, वुमेन का काम ये है। अगर वुमेन वाला काम मेन करते हुए दिख जाता है तब तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ठीक, this chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. इस चैप्टर में आप ये भी देखेंगे कि कैसे इनइक्वालिटीज आपको दिखाई देंगी मैन और वुमेन के वर्क में, ठीक, या एरिया ऑफ वर्क में ये कैसे इमर्ज होती हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। तो समोआ क्या है? समोआ एक आइसलैंड है। कहाँ पे है? साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में। अब 1920 में यहाँ पे एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो समोआ सोसाइटी है, यहाँ के बच्चे क्या करते हैं? स्कूल नहीं जाते। ठीक, अब स्कूल नहीं जाते तो क्या करते हैं भाई? ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो चीज़ें सीखेंगे कैसे? तो they learn many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults। तो अब जो सीखने वाली चीज़ स्कूल सिखाता है वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो चीज़ें सीख रहे हैं ओल्डर चिल्ड्रन से और एडल्ट से। क्या लिखा है? दे लर्न मेनी थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें? हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन,
हाउ टू डू हाउस होल्ड वर्क, और किससे सीख रहे हैं? ओल्डर चिल्ड्रन से और एडल्ट से। अब समोआ की सबसे मेन एक्टिविटी क्या है? फिशिंग। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। अब जो यंग पीपल हैं समोआ के, वो जाते हैं फिशिंग करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन पे वो लोग जाते हैं, ठीक। लेकिन वो ये चीज़ें कब सीख लेते हैं? सीख के तो कोई आता नहीं है, सीखते होंगे ना किसी एक पॉइंट पे लाइफ के। डिफरेंट पॉइंट ऑफ लाइफ्स में अलग अलग चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो ये लोग कब सीखते हैं? अपने चाइल्डहुड में उनका एक पॉइंट आता है ये फिशिंग सीखने का, तब वो सीखते हैं। अब आगे देखते हैं कब वो पॉइंट आता है, कैसे आता है, क्या, ठीक। अब as soon as baby could walk, their mothers or other adults no longer look after them। जैसे जो बेबी होता है वो चलने लायक हो जाता है, तो उनकी मदर और जितने भी एडल्ट्स लोग होते हैं वो उनके ऊपर नज़र रखना या उनकी केयर टेकिंग करना वो बंद कर देते हैं, ठीक। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब बेबीज को ऐसे तो छोड़ नहीं दिया जाएगा कि इधर से उधर चले जा रहे हैं, उनको चोट लग सकती है, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो अब उनको देखेगा कौन? क्योंकि ना तो मदर देखने जा रही हैं अब, और ना ही अदर एडल्ट्स देखने जा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? जो बच्चे यंग एज 5 ईयर ओल्ड के होते हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भैया जो आपसे छोटे हैं, ठीक है, उनकी आप देख रेख करिए। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। अब यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा रही है कि बेबीज़ को देखने की, ठीक, गर्ल्स को भी कहा जा रहा है और बॉयज़ को भी कहा जा रहा है, और दोनों लोग क्या करेंगे? अपने यंगर सिबलिंग्स को देखेंगे। कब से देखना स्टार्ट कर देते हैं? जब वो कम से कम 5 साल के हो जाते हैं, तब से वो ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने लायक मान लिए जाते हैं, ठीक। बट एक टाइम आता है, बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts, ठीक। अब 5 साल से 8 साल तक ये क्या करते हैं? अपने यंगर सिबलिंग्स को देख लेते हैं, हो सकता है 9 साल पे भी देखते हो, ठीक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मना कर देते हो, बट एक टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि जब बॉयज़ 9 ईयर ओल्ड हो जाते हैं, तो वो जितने भी ओल्डर बॉयज़ हैं उनके साथ और एक्टिविटीज़, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, उसको सीखने चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट्स। लेकिन जो गर्ल्स हैं वो क्या करेंगी? अभी भी गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन एंड डू errands फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। लेकिन गर्ल्स जब तक टीनेजर नहीं हो जाती, तब तक वो क्या करेंगी? उन बच्चों को देखेंगी और एडल्ट्स के ध्यान देने वाली चीज़ों पे सारी चीज़ें देखेंगी, ठीक। बट जैसे वो टीनेजर हो जाती हैं, उनको क्या मिल जाती है? फ्रीडम मिल जाती है, ठीक। अब आज़ादी अपने परिवार से, समोआ आइलैंड से नहीं मिल जाती है, उन लोगों को मच मोर फ्रीडम मिल जाती है कि अब उनको और चीज़ें करने का मौका मिलेंगे, ठीक। जैसे अब वो कन्फाइंड सिर्फ इतने पे नहीं रहेंगी कि उनको बेबीज ही देखने हैं। अब जब वो टीनेजर हो गई तो और ढेर सारी चीज़ें करने को मिलेंगी, जैसे आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। जैसे बॉयज़ जा रहे थे फिशिंग ट्रिप्स पे, वैसे ही गर्ल्स भी अब जाना स्टार्ट कर देंगी। और उसके साथ जो कोकोनट का प्लांटेशन हो रहा था, उसमें भी वो ये लोग, ठीक है, अपनी सहभागिता, ठीक है, देना स्टार्ट कर देंगी। और उसके साथ साथ कैसे बास्केट को वीव करना है ये भी ये सीखना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, अब आते हैं हम कुकिंग पे। तो कुकिंग जो है वो घर के अंदर ही नहीं हो जाता, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ किचन्स रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है? स्पेशल कुकिंग हाउसेस होते हैं, जहाँ पे बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क while गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। गर्ल्स क्या कर रही हैं? सिर्फ प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं, बाकी सारा का सारा काम किचन का किसको करना है? कुकिंग का किसको करना है? वो बॉयज़ करेगा, ठीक। जो आज हमको ऐसे लगता है कि अरे बॉयज़ कैसे किचन के काम्स करेंगे, ठीक है, किचन कोर्स कैसे वो कर सकते हैं, खाना कैसे बनाएंगे, रोटी कैसे बना सकते हैं, बड़ा शर्म लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या है?
सिर्फ गर्ल्स क्या करेंगी, प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी, बाकी का बाकी पूरा काम बॉयज करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया समोआ की बात। अब आ जाते हैं थोड़ा इंडिया वापस हम, और इंडिया में कहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कब, 1960s में। The following is adopted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960s। तो ये 1960s के एक एक्सपीरियंस से है, तो हम देखते हैं क्या है। From class 6th onwards, boys and girls separate स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। The girls school was designed very differently from the boys school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world। ठीक, अब क्लास 6th में पहुंचते ही क्या हो रहा है, क्लास 6th में पहुंचते ही बॉयज़ का स्कूल अलग कर दिया गया और गर्ल्स का स्कूल क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब गर्ल्स के स्कूल में क्या है, एकदम सेंट्रल एक में एक बरांडा है, ठीक है। उसके अलावा वो आउटसाइड वर्ल्ड से एकदम सेफ्टी, पूरा ध्यान रखते हुए गर्ल्स की सेफ्टी का, कि आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी इनको खतरा, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा स्कूल का आर्किटेक्चर होता है। अब आते हैं बॉयज की बात। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड अवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। अब वहाँ पे क्या है, कोर्टयार्ड जैसा कुछ नहीं है, कोई सेंट्रल कोर्टयार्ड हो। वहाँ पे क्या है, प्लेग्राउंड है, जो कि एक बहुत बड़ी स्पेस से अटैच्ड है स्कूल में। ठीक, कोई कोर्टयार्ड नहीं है सेंट्रल, और आउटसाइड वर्ल्ड से जो सेपरेशन की बात गर्ल्स वाले में हो रही है, वो भी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. As these girls walked on the street, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked। अब स्कूल में तो सेंट्रलाइज्ड कोर्टयार्ड मिल गया, आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरीके से सेफ्टी। बॉयज़ में वैसा कोई सेंट्रल कोर्टयार्ड नहीं है, सिर्फ एक प्लेग्राउंड है जो स्कूल के एक बहुत बड़े कैंपस या बिग स्पेस से अटैच्ड है, उसको प्लेग्राउंड हो गया जहाँ ये लोग खेलते हैं। ठीक, और जब छुट्टी होती है इवनिंग में, तो बॉयज़ हमेशा देखते हैं क्या, कि जिस तरीके से वो गली में मस्ती करते हुए, साइकिल से स्टंट्स करते हुए, हूटिंग करते हुए, हावलिंग करते हुए जाते हैं, ऐसा कुछ गर्ल्स में नहीं दिखाई देता। गर्ल्स क्या कर रही हैं, स्कूल से निकलती हैं और सीधे घर की तरफ ही जाते हुए दिखाई देती हैं, और ग्रुप्स में, ठीक है, ग्रुप्स में जाती हुई दिखाई देती हैं। 4 5 6 लोगों का ग्रुप है जो हेड टुवर्ड्स क्या कर रहा है, स्ट्रेट होम की तरफ हेड टुवर्ड्स कर रहा है। कोई हूलिंग हाउटिंग नहीं, ठीक है, हाउलिंग हुटिंग नहीं, कोई स्टंट्स नहीं, कोई गर्ल्स अकेले नहीं दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, फियर है, टू बीइंग टीज्ड और अटैक्ड होने का। ठीक है, after reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours। ठीक, तो अभी तक जो हमारा पर्सपेक्टिव था, जो हम स्टार्टिंग में हम बात नहीं कर रहे थे, कि हम लोगों को लगता है कि बस सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे सारी जगह हैं, तो वो तुरंत ही ब्रेक डाउन हो गया समोआ में। ठीक, हमको देखने को मिला ना समोआ में कि बॉयज़ खाना बना रहे हैं और गर्ल्स से प्रिपरेशन कर रही हैं। फिर हम इंडिया आते हैं, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में कैसा हो रहा है। तो जैसा मध्य प्रदेश में हो रहा था, वैसा हो सकता है किसी और इंडिया की किसी स्टेट में ना हो रहा हो। ठीक, तो हमारा देखने का पर्सपेक्टिव कन्फाइंड है,
और हमको ऐसे ही लगता है कि ऐसा सब जगह हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर अभी आप अपने फैमिली में भी आप पूछोगे अपने एल्डर्स से कि आपका एक्सपीरियंस कैसे था जब आप ग्रो हो रहे थे, ग्रो अप कर रहे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, एटसेट्रा। आप अपने ग्रैंडफादर से पूछेंगे, आप अपनी ग्रैंड मदर से पूछेंगे, आप अपनी मदर से पूछेंगे, आप अपने फादर से पूछेंगे, तो आपको इन्हीं चारों लोगों में बड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। और उसके बाद जब अपने से आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको फिर से डिफरेंट दिखाई देगा। We also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begin from very young age. We are, for example, given different toys to play with. अब सोसाइटी क्या करती है, डिस्टिंक्शन बना के रखती है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, और बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये फाउंडेशन रखने का काम हमारी सोसाइटी ही करती है। और कैसे करती है कि जो टॉयज़ होते हैं प्ले करने के लिए, जिससे बॉय को खेलना है, गर्ल को खेलना है, वो शुरू से बड़े अलग होते हैं। जैसे बॉयज़ को क्या दी जाती है, कार्स दे दी जाती है मेनली खेलने के लिए, और गर्ल्स किस पे, ठीक है, गर्ल्स के लिए डॉल्स हो गई। हम्म, ठीक, ये किसके लिए हो गई, ये गर्ल्स के लिए हो गई। और जब बॉयज़ का देखेंगे तो वो मेनली आपको कार्स से खेलते हुए, ठीक, टॉय गन से खेलते हुए ऐसे ही दिखाई देंगी। और गर्ल्स आपको ज़्यादातर सॉफ्ट टॉय से, डॉल से, बारबी डॉल से, ठीक, इन्हीं चीज़ों से खेलते हुए दिखाई देंगी। Why are girls then given dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. अब क्यों गर्ल्स को बारबी और सॉफ्ट डॉल्स और सॉफ्ट टॉयज दिए जाते हैं ना वेरी चाइल्डहुड में, और बॉयज को कार्स दी जा रही हैं, टॉय गन्स दी जा रही हैं, ठीक। तो ये इसी वजह से है क्योंकि सोसाइटी क्या करना है, सोसाइटी ने एक नॉर्म बना के रखा है, फाउंडेशन डालनी है कि वुमेन को कैसा रहना है और मेन को कैसे रहना है। तो वो स्टार्टिंग से ही, इवन जब आप वेरी स्टार्टिंग एज में हैं, ठीक, इवन जब एक इन्फेंट होता है उसके क्लोथ्स में भी आपको ये डिफरेंट डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएशन दिखाई देगा। अगर गर्ल हुई है तो उसके कपड़े आप देखोगे बड़े कलरफुल, उसमें डॉल्स बने हुए हैं, कार्टून, फीमेल कार्टून्स के लोगोज बने हुए हैं। और बॉय का देखोगे तो उसके कलर डिफरेंट रहेंगे, ठीक। और उसमें जो जितने भी लोगो बने रहेंगे वो थोड़ा सा मस्कुलैरिटी वाला, और जितने भी मेल कार्टून्स होते हैं, मेल फिगराइंस होंगे, ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड रहेगा। If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affect the subjects we can study or the careers we can choose. अब जैसे ये टॉयज की बात हो गई, ठीक है, कि सॉफ्ट टॉयज हो गए और बारबी डॉल्स देना, बॉयज को कार्स एंड टॉय गन्स देना, उसके साथ साथ ये भी गर्ल्स की ड्रेस कैसी होगी, बॉयज़ की ड्रेस कैसी होगी, बॉयज़ कौन सा गेम खेलेंगे, गर्ल्स कौन सा गेम खेलेंगी, कौन सा खेलेंगे, कौन सा नहीं खेलेंगे, ठीक, ये भी बड़ा शुरू से ही डिसाइडेड है। और गर्ल्स को क्या करना है, बड़ी ही सॉफ्टली बोलना है, बॉयज़ को क्या होना है, टफ होना है, क्योंकि उनको पूरी की पूरी फैमिली चलानी है, उन्हीं के ऊपर है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहाँ पे देखो गर्ल्स के लिए क्या होगा, बारबीज हो गई, बारबीज डॉल्स हो गई और सॉफ्ट डॉल्स हो गई। बॉयज़ के लिए कार्स हो जाते हैं, टॉय गन्स हो जाते हैं। जैसे गर्ल्स को कैसे ड्रेस पहनना है, बॉयज़ को कैसे गेम्स खेलने हैं, कैसे ड्रेस पहनने हैं। गर्ल्स need to talk softly and on other hand boys need to be tough, ठीक, और उनकी आवाज़ में वजन होना चाहिए, क्योंकि उनको शुरू से बताया जाता है कि आगे फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है, तुम्हारी होने वाली है। और गर्ल्स से क्या करेंगी, जैसे समूह में गर्ल्स प्रिपरेशन में हेल्प कर रही थी किचन में, वहाँ पे ऐसे फैमिली चलाने में गर्ल क्या करेंगी, सिर्फ तुम्हारी हेल्प करेंगी। और गर्ल्स का मेन काम क्या होगा, तुम किचन देखेंगी, तुम बाहर का काम देखोगी, ठीक है, हाउस होल्ड को सारे के सारे वुमेन्स चलाएंगी, मेंस बाहर कमा के
एकदम वेरी स्टार्टिंग से ये जो खिलौने दिए जाते हैं, डॉल्स हो गए, और गर्ल्स का आपको एक और मिलेगा किचन सेट, ठीक है। ये सब देने का मतलब क्या है? मतलब देने का यही है, शुरू से एक फाउंडेशन क्रिएट करना सोसाइटी में, ठीक। और बॉयज को कार्स देना, टॉय गन्स देना, कभी कभी देखने को मिलता है कि मिलिट्री व्हीकल्स काइंड ऑफ जो टॉयज रहते हैं, मिलिट्री व्हीकल काइंड ऑफ टॉयज, और सेवरल हेलीकॉप्टर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो सब बॉयज को देना, तो क्योंकि आप मिलिट्री में जाइए, आप बाहर आपको रिजिड बनना है, आपको टफ बनना है, ठीक। तो उसी काइंड ऑफ उनको टॉयज भी दिया जाता है, उस तरीके के कपड़े उनको पहनने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ठीक। और इवन कलर्स तक पे डिस्टिंक्शन है, पिंक कलर आर फॉर गर्ल्स, ब्लैक कलर आर मेनली फॉर बॉयज, ठीक। तो ये सारी चीजें सोसाइटी ने पहले से ही फाउंडेशन बनाना स्टार्ट कर दी। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. अब इन सारी चीज़ों की वजह से बाद में क्या होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सूटेबल होगा, कौन सा करियर हमारे लिए सूटेबल होगा, ये सारी चीज़ों की फाउंडेशन कहाँ डाल दी जा रही है? यही बचपन में ही डाल दी जा रही है सोसाइटी के द्वारा, ठीक। कि अगर होम साइंस लेना है तो कौन लेगा? गर्ल लेंगी। डॉक्टर बनना है तो मेनली कौन प्रेफर करेगा? गर्ल्स मेनली प्रेफर करेंगी। टीचिंग करने जाना है स्कूल्स में तो मेनली गर्ल्स के लिए हो जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कौन जाएगा? बॉयज जाएंगे, ठीक। एम्यूनेशन फैक्ट्री है तो उसमें कौन जाएगा? बॉयज जाएंगे। पुलिस में कौन जाएगा? बॉयज जाएंगे। लॉयर्स मेनली कौन बनेगा? बॉयज बनेंगे। तो ये सब बनने के लिए कैसे सब्जेक्ट्स चूज करना है, ठीक। तो ये भी कहाँ डिफाइंड होके यही सोसाइटी इसकी फाउंडेशन ले करना स्टार्ट कर दे रही है, ठीक। अब तो बहुत ढेर सारे कंसल्टेशंस होते हैं, स्कूल में भी काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू अब इस ये जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी जा रही है। पर अभी भी बहुत ढेर सारे बेल्ट्स हैं, बहुत ढेर सारे एरियाज हैं, इवन ठीक है लगभग सारी जगहों पे अभी भी ये चीज़ें प्रिवेलेंट हैं। 100 आउट ऑफ 10 20 30 लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो इस नॉर्म्स को ब्रेक डाउन करते हुए क्या आगे बढ़ रहे हैं। तो होप कि आगे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Let us look at how this difference exists in the work done by men and women. अब क्या होता है, जो men काम कर रहा है और जो काम women कर रही है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इक्वली, ठीक है। कहा जा रहा है कि इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक। और जो स्टेटस होता है वो भी क्या है? इक्वल नहीं है, ठीक। अब जितनी रिस्पेक्ट मेल को मिल रही है उतनी रिस्पेक्ट वुमेन को नहीं मिल रही है, जबकि वुमेन भी काम कर रही है और मेल भी काम कर रहा है, लेकिन दोनों में क्या है? इक्वालिटी नहीं है, दोनों के स्टेटस सेम नहीं मिल रहे हैं, ठीक। तो अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं ये अब हम थोड़ा सा देखते हैं। काफ़ी हमको समझ में आ ही गया होगा अभी तक, ठीक है, कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको लगता है कि कोई किचन में काम कर रहा है, उसको शुरू से ही, इवन वो भी जो मेन काम कर रहा है वो भी काम वो कर सकती हैं, कुछ जगह को एक्सेप्शन में ले सकते हैं, ठीक है। अगर लोग काइंड ऑफ एक फाइट पे उतर है कि हर जगह तो वो नहीं कर पाएंगी, तो वो कुछ जगह एक्सेप्शन में है, पर मेनली सारी जगह वुमेन्स भी काम कर सकती हैं जहाँ मेन करते हैं, ठीक। और इवन वुमेन्स के जो वर्किंग आवर्स हैं अगर उनको कैलकुलेट करा जाएगा, आगे आप इस चैप्टर में देखेंगे वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, तो उनको जब कैलकुलेट करा जाता है तो वुमेन्स मेन से ज़्यादा काम करती हैं, ठीक। और मेन का वर्किंग आवर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों फिर इक्वालिटी नहीं है? क्यों स्टेटस उतना नहीं है? क्यों वैल्यू उतनी नहीं करी जा रही है? तो उन सारी चीज़ों पे अब हम आते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, माई मदर डज नॉट वर्क, ठीक। माई मदर डज नॉट वर्क। तो स्टोरी देखते हैं हम लोग।
Ma, we are going on a school excursion. Rosie ma'am needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteer? अब यहाँ पे एक बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि हम लोग को कहाँ, हम लोग स्कूल के एक्सकर्शन में जा रहे हैं, रोजी मैम को क्या चाहिए, एक वॉलंटियर चाहिए। तो क्यों आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके वॉलंटियरिंग नहीं कर सकती हैं? ठीक। जबकि हरमीट्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्जन्स बिकॉज ही डज नॉट वर्क। और वो कहती है जबकि हरमीत की मम्मी आप ही हमेशा मना कर देती हो, हरमीत की मदर हमेशा आती हैं और जबकि वो कोई काम भी नहीं करती। ठीक। क्यों? क्यों वो हमेशा आ रही है, वो कह रही है, सॉरी, क्यों कह रही है, क्योंकि वो कह रही है कि वो कोई काम नहीं करती। अकॉर्डिंग टू हर, कि हरमीत की मदर हमेशा इस वजह से आ जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती, और आप काम कर रही हो तो इस वजह से आप छुट्टी नहीं ले पाती हो, आपको ऑफिस जाना रहता है, इस वजह से आप आ नहीं पाती। लेकिन अब की छुट्टी ले लो और चलो। तो इनकी मदर क्या कहती हैं, सोनाली हाउ कैन यू से दैट, you know that Jasprit auntie is up at 5 a.m. every day doing all the housework। तो वो अपनी बेटी से क्या कह रही हैं कि सोनाली तुम कैसे ऐसे कह सकती हो कि वो कुछ नहीं करती, जसप्रीत आंटी जबकि सुबह 5 बजे उठ जाती हैं सारे घर के काम करने के लिए। ठीक। तो फिर बच्ची क्या कह रही है, हाँ वो ठीक है, बट क्या ये रियल काम है? ये तो सिर्फ घर का ही काम है, असली काम ये थोड़ी ना होता है, असली काम तो वो है जो आप ऑफिस जा रही हो, पापा ऑफिस जाते हैं। ठीक। तो ये कहती हैं, ओ दैट्स व्हाट यू थिंक डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आई आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। तो कहती है अच्छा तुमको ऐसे लगता है, चलो फिर जसप्रीत आंटी के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं। तो ये लोग उनके घर पहुंचे। हर्षरन, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। तो अब क्या कह रहे हैं, जसप्रीत आंटी के हस्बैंड से ये लोग कह रहे हैं कि हर्षरन, मेरी बेटी को लगता है कि आपकी जो वाइफ है एक वर्किंग पर्सन नहीं है, वो कोई काम नहीं करती। तो उस पे हर्षरन हंसते हैं। तो फिर आगे क्या हो रहा है, जसप्रीत आंटी का बेटा क्या कह रहा है, बट इज नॉट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। तो वो कहता है हाँ पर आपको लगता नहीं है कि ये सही बात है, मेरी माँ तो एक हाउस वाइफ है। हाँ। और वो कोई काम नहीं करती, कोई ऑफिस नहीं जाती। ठीक। तो फिर वो क्या कहती हैं, सोनाली की माँ, कि अच्छा ठीक है जसप्रीत, तुम्हारे हस्बैंड को, मेरी बेटी को और तुम्हारे बेटे को भी ऐसा लगता है कि तुम कोई काम नहीं करती हो, तो एक काम करो, रिलैक्स करो। ठीक। और इन्हीं लोगों को सब कुछ मैनेज करने दो, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है, तुम काम करती हो कि नहीं करती हो। तो जसप्रीत क्या कह रही हैं, ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। ठीक है। तो व्हाट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। अब ये लोग क्या हो रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं कि अरे ठीक है अब तो मज़ा आ जाएगा, मम्मी इंटरफेयर करने के लिए नहीं रहेंगी, हम और पापा मिलके पूरा का पूरा घर चला लेंगे। ठीक। लेकिन अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 a.m. Oh God, look at the time. Where is my breakfast? Why are not the children ready? अब क्या हो रहा है, जसप्रीत आंटी तो गई स्ट्राइक पे, उन्होंने ले लिया रिलैक्सेशन। अब इनको क्या, ये अपने ब्रेकफास्ट के लिए चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे अभी क्यों नहीं तैयार हुए। जसप्रीत कह रही हैं, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेम्बर। तुम ही लोग तो कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती, और मैंने कहा था मैं कल से स्ट्राइक पे जा रही हूँ, याद करो। तो अब भाई मैं कुछ नहीं करने वाली, तुम जानो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, तुम जानो तुम्हारे बच्चे रेडी हुए कि नहीं हुए। ठीक। और उसके अलावा जो मंगला काम करने वाली थी उसको भी लीव दे दी गई, वो भी लीव पे है। अब बाहर से क्या आ रहा है, स्कूल बस का हॉर्न सुनाई दे रहा है, इधर बच्चे रेडी नहीं थे। ओहो, दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। अब स्कूल की बस तो निकल जाएगी, बच्चे रेडी नहीं है, चलो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, कार से ही बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। अब ये क्या कह रहे हैं, जल्दी करो और हरमीत से कहो कि पंप ऑन कर दे। ठीक। आगे देखते हैं, बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस, ओह नो फॉरगेट अबाउट दैट। अब तो बच्चे तो रेडी हो गए, अब ये जल्दी से अपनी कार में बैठा के स्कूल ड्रॉप करने के लिए भी पहुंचने लगे। तो जसप्रीत कहती है अरे ये सब तो ठीक है लेकिन बच्चों का लंच बॉक्स कहाँ है। कहते हैं अरे यार ये तो भूल गए। तो ये क्या कह रहे हैं, आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। अब ये कहते हैं चलो मैं तुम लोग को कुछ पैसे दे दूंगा,
ठीक है, कैंटीन से कुछ खरीद लेना। तो बच्चे कहते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, माँ ने हम लोगों को पैसे दे दिए। अब इवनिंग हो जाती है, 6 PM, डोरबेल बज रही है। आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी? ओ आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। अब थके हारे आते हैं जसप्रीत के हस्बैंड को, कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ जसप्रीत, अगर चाय बना देती। तो तभी उनको याद आता है कि अरे जसप्रीत तो स्ट्राइक पे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद से बना लूँगा। अब ये देखते हैं कि अरे कोई हरिकेन आया था क्या स्कूल में, कोई तूफान, सॉरी घर में कोई तूफान आया था क्या? सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं लग रही है, ये क्या हो रखा है मेरे घर के अंदर? डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन द एग्जैक्टली सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट इज मॉर्निंग डियर? और जसप्रीत कहती हैं क्या तुमको लग रहा है कि सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे तुम सुबह छोड़ के जाते हो? बिल्कुल नहीं, उसे सही से रखना पड़ता है। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स? अब ये वहाँ किचन से चाय बनाने गए हैं, अब चिल्ला रहे हैं कि अरे ये बताओ चाय की पत्ती कहाँ है? हरमीत कहती हैं आई वंडर इफ दे still believe I don't work and now I have to remind them that चाचा जी एंड चाची जी are coming for dinner। अब जसप्रीत को हंसी आ रही है कि ये लोग कितना परेशान हैं, कम से कम चलो अब इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ। अभी तो एक और सरप्राइज है इन लोगों के लिए, इन लोगों को ये भी याद दिलाना है कि चाची जी और चाचा जी आ रहे हैं डिनर के लिए, तो आप लोगों को डिनर भी प्रिपेयर करना है। अभी ये तो अभी बता रहे थे मैं थक गया हूँ, काम करके आया हूँ, चाय बनाना है तो चाय की पत्ती नहीं मिल रही। अभी जब सुनेंगे कि खाना बनाना है, ठीक है, डिनर वाला, तब इनके क्या हाल होंगे। ठीक, तो आप लोगों को भी क्या लगता है कि जसप्रीत कोई काम नहीं करती थी? अगर आपको स्टोरी से समझ में ही आ गया होगा कि जसप्रीत काम करती थी कि नहीं करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वैल्यूइंग हाउस, जो हाउस वर्क होता है, ठीक है, उसको देखते हैं, उसको जो वैल्यू नहीं दी जाती उन सारी चीज़ों को। Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, and sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society disvalues this work. अब जैसे ये जसप्रीत आंटी वाला सीन हमने देखा कि इनकी फैमिली को क्या लगता है, ठीक है, कि ये लोग कोई काम नहीं करती। एक ओवन इवन वो सलोनी को भी लग रहा था कि जसप्रीत आंटी कोई काम नहीं करती, फिर समझ में आ जाता है जसप्रीत आंटी काम करती हैं कि नहीं करती हैं। तो ये सिर्फ जसप्रीत की कहानी नहीं है, ऐसा सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड सबको यही लगता है, और इसी वजह से हाउस वर्क की कोई वैल्यू नहीं होती। इवन लोगों को ये लगता है कि ये जो फैमिली के देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली जो बच्चों की है, बूढ़े लोगों की है, बीमार लोगों की है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सिर्फ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही घर में रहेंगी, उन्हीं को ये सारी चीज़ें देखनी ही देखनी है, और ये क्या है, नेचुरली है टू वुमेन, ये चीज़ों को देखना, ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसका विरोध करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो वुमेन को नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। पर क्या आपको सच में लगता है, डू यू थिंक यस, ये गॉड गिफ्टेड है? अगर आप अभी पहले चैप्टर, आप स्टार्टिंग के चैप्टर की चीजें देखो, तो सोसाइटी क्या कर रही है, ऐसे नॉर्म्स बना दे रही है, आप बचपन से ही ऐसे टॉयज दे रहे हो, आप ऐसे ड्रेसेस बता रहे हो, द वे ऑफ टॉकिंग बता रहे हो कि सॉफ्टली बोलना है। तो ये गॉड गिफ्टेड तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ये तो सोसाइटी गिफ्टेड लगता है कि शुरू से ऐसे आपने रूल एंड रेगुलेशंस बना दिए फीमेल के लिए कि आपको भैया इसी दिशा में जाना है, आपका यही काम है। ठीक, और इवन कि इस चीज के पैसे देने की क्या जरूरत है, ये तो नेचुरली थिंग है, इसके कौन से पैसे देने। ठीक, और इसी वजह से जो सोसाइटी है वो डी वैल्यू करती है किसको, हाउस वर्क को बहुत डी वैल्यू करती है कि इसकी क्या वैल्यू, ये तो उनका जिम्मेदारी ही है, इसी काम के लिए तो उनका बर्थ हुआ है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक, आगे चलते हैं।
Lives of domestic workers. Lives of domestic workers. In the story above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. ठीक, आपको मंगला याद होंगी, उसमें कह नहीं रहे थे मंगला भी छुट्टी पे है। अब मंगला कौन थी? डोमेस्टिक हेल्पर्स थी। ठीक, मेनी होम्स पार्टिकुलरली इन द टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्कर्स। अब गांव से लेकर शहर तक आजकल सब जगह पर डोमेस्टिक वर्कर आपको दिखने को मिलेंगे, जो हाउस कोर्स में के प्रिपरेशन में या हाउस कोर्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, हरमीत की जैसे माँ हो गई, जसप्रीत की मदद कर रहे हैं, या आप लोग अपने भी घर में देखोगे तो कोई ना कोई मेड आंटी होंगी, ठीक है, जो साफ सफाई करने के लिए या किचन में या मदद की हेल्प करने के लिए आप लोगों ने एम्प्लॉयड करके उनको रखा होगा। ठीक, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, sweeping, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children and even elderly. Most domestic workers are women. अब ये लोग इतने ढेर सारे काम करते हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स कर रहे हैं, डिशेस साफ कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, यंग बच्चों को देख रहे हैं, एल्डर लोगों को देख रहे हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स कौन है? वुमेन होती हैं सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर। क्यों? अब इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपके दिमाग में, ठीक है, ये तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि वुमेन ही क्यों डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ज़्यादा हैं। क्योंकि ये जितने भी काम अभी यहाँ पे लिखे हैं, स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेस, कुकिंग, ये तो कोई काम ही नहीं है ना, इनकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है। और ये काम करना तो कोई कठिन काम भी नहीं है, ये तो गॉड गिफ्टेड है वुमेन्स को कि ये सारी चीज़ें ये कर लेंगी। किसी की हॉस्पिटैलिटी करना, कपड़े साफ करना, बर्तन मांज लेना, खाना बनाना, ये सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसमें इन लोग को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, ये इतना मेहनत मेहनत वाला काम भी नहीं है लोगों को लगता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट कौन है? वुमेन है। और वुमेन्स को भी लगता है कि हाँ भाई, ठीक है, ये सारे काम तो हम ही को करने हैं, मेल बाहर जाके कमाएगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स कौन है? वुमेन्स हैं। Sometimes even young boys and girls are employed to do this work. Wages are low as domestic workers does not have much wealth. और कभी कभी आपको और देखने को मिलेगा कि यंग बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, जो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं कैरी कर रहे हैं खुद में कि वो माइनर हैं या उनकी और एज कम है, तो वो आपको ये जो डोमेस्टिक वर्क्स करते हुए दिखाई देंगे। और डोमेस्टिक वर्कर्स की क्या होती है, जो तनख्वाह होती है, जो इनको वेज मिलता है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और कम होने का कारण क्या है? फिर वही, डोमेस्टिक वर्क की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। अब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, ये कौन सा बड़ा काम है? लोग कहते हैं ये तो, अब इसका अगर इतना ज़्यादा पैसा देंगे, 10,000 12,000 रुपये थोड़ी ना हम देंगे। तो 4-5 हज़ार रुपये दे के बात ख़त्म करो, और उसी तो 4-5 हज़ार में झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बच्चे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें सब इंक्लूड कर ली जाती हैं। Domestic workers, they can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. अब सबसे पहली चीज़, इन डोमेस्टिक वर्कर्स का जो काम करने का टाइम होता है ये डिफाइन नहीं होता कोई, पता नहीं, फॉर्मल नौकरियां होती हैं उसमें कि 10 आपको जाना है और उसके बाद 4 PM सॉरी, आपका क्या हो गया, आपको लीव कर देना है, बस बात खत्म। डोमेस्टिक वर्कर्स का कोई टाइम नहीं है, ये सुबह 5 बजे से उठती हैं, ये लोग काम करते जा रही हैं, काम करते जा रही हैं, काम कर अलग अलग घरों में काम करती हैं, जिससे ज़्यादा पैसे मिल पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू तो है नहीं काम की, तो कोई पैसे बहुत ज़्यादा नहीं देता। नंबर ऑफ, ठीक है, घर इन्होंने पकड़े होते हैं कि कहीं से 2,000 मिलेंगे, कहीं से 1,500 मिलेंगे, कहीं 2,500 मिलेंगे, तो कुछ ठीक ठाक अमाउंट हो जाए। या जो लगातार किसी के घर में रह के काम कर रही हैं, ये बहुत ही सारे लोग आपने देखे होंगे ना कि उन्हीं के घर में उनको जगह मिली रहती है खाने पीने के लिए, तो वो आपको दिखाई देंगे कि सुबह एकदम तड़के 5 बजे 6 बजे ही उठ जाते हैं, और रात के 11-12 बज जाते हैं, वो लोग बेचारे काम ही करते रहते हैं। ठीक, कोई उनका टाइम डिफाइंड नहीं है, ना उनके सोने का टाइम डिफाइंड किया जाता है, ना उनके उठने का, ना उनके खाने का, ठीक है, कुछ भी नहीं।
Despite the hard work they do, their employees often do not say them much respect. और इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको क्या नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिलती. This is what Milani, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. अब हम लोग सुनते हैं मिलानी जो एक है क्या है, ये डोमेस्टिक वर्कर हैं. अब वो अपना पूरा एक्सपीरियंस वर्किंग का दिल्ली का बताती हैं. My first job was with a rich family that lived in a three-storied house. The Mem Sahib was very strange as he would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were two other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea and two dry rotis. मिलानी बता रही हैं कि मैं एक बहुत ही रिच फैमिली में, ठीक है, मैं एज एम्प्लॉयड हुई डोमेस्टिक वर्कर. 3 मंजिला उनका मकान था. लेकिन मेम साहब बड़ी स्ट्रेंज थी. उनको कोई भी काम कराना हो तो वो बहुत चिल्ला के बोलती थी. उनसे प्रेम की भाषा बोली ही नहीं जाती थी. ठीक. और उसका मिलानी का काम क्या था, किचन का काम था. उसके अलावा दो और गर्ल्स जो थी वो एम्प्लॉयड थी किस चीज़ में, क्लीनिंग के लिए. और उनके दिन की शुरुआत कितने बजे से हो रही है, काम की 5 बजे से. और उनको ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, आ कप ऑफ टी विथ टू ड्राई रोटीज. ठीक, बस ये इनका इतना, इतने नाश्ते में इन लोगों को अपना डे स्टार्ट करना है. वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी. ठीक है. उनको अगर उनने तीसरी रोटी मांग भी ली तो वो, ठीक है, मांगना ही बेकार है, वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली उनको. यही 2 रोटी और एक कप चाय में काम करना है. इवन अगर हो सकता है ऐसा कि अगर तीसरी रोटी मांगते हैं तो ये कह दिया जाता है कि उस रोटी का जितना भी पैसा होगा वो तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट कर लेंगे. ठीक, इस तरीके का कुछ. In the evening, when I cooked the food, the two other girls would beg me to give them an extra roti. और जब शाम को मैं खाना तैयार करती थी तो वो दो गर्ल और होती थी, वो क्या करती थी, मुझसे बेग करती थी कि एक एक्स्ट्रा रोटी कम से कम हमें और दो दो. आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ. अब सोचिए यहाँ पे सीक्रेटली उनको, जो वो लड़कियां एक एक रोटी एक्स्ट्रा मांग रही हैं, उसको कैसे दिया जा रहा है, सीक्रेटली दिया जा रहा है. और खुद के लिए भी वो बड़ी सीक्रेटली, ठीक है, एक रोटी बना के खा पा रही है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड है कि एक कप चाय और 2 रोटी से ज़्यादा सुबह नहीं मिलना, और रात में भी जैसा हो, ठीक है, या शाम दोपहर के लंच में भी ऐसे ही डिफाइंड होगा कि 4 रोटी, 3 रोटी, इतना चावल, इतनी दाल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. जबकि वो बेचारे सुबह 5 बजे से उठ के आपका सारा काम कर रही हैं. We were so hungry after working through the day we could not wear chappals in the house. In the winter our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of the Mem Sahib but also felt angry and humiliated. अब इतना सब हम लोग काम करते थे थक हार के, ठीक है, लेकिन हमको ये भी, हम ही घर साफ करते थे लेकिन हम ही को अलाउड नहीं था कि हम चप्पल पहन सकें इस घर में. इवन ठंडियों के टाइम भी ये अलाउड नहीं था. ठंड की वजह से पूरे पैरों में सूजन सी आ जाती थी. मुझे बहुत गुस्सा भी आता था और बहुत प्रताड़ित, ठीक है, मैं अपने आप को महसूस करती थी. ठीक है, मिलानी कह रही है. डिड वी नॉट वर्क ऑल डे. तो क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन काम नहीं करते थे. डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट. क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, बताइए. अब क्या वो काम करती हुए आपको नहीं दिखाई दे रही है, सुबह 5 बजे उठ रही हैं, रात हो जा रही है और खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा है, खुद ही घर साफ करती हैं, खुद ही चप्पल नहीं पहन सकती हैं उस घर में, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, किसी भी टाइम. और उसके साथ साथ क्या आपको लग रहा है इन लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है. तो क्या वो डिजर्व नहीं करते रिस्पेक्ट, बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. In fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy headloads of firewoods. अब ये जो हाउस वर्क को कहा जाता है कि ये क्या है, गॉडली गिफ्टेड है इसको करना, किसको, वुमेन्स को. ठीक, ये गॉडली गिफ्टेड है वुमेन्स को करना, इसमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नेचुरल है. ठीक. और इसमें कौन सी इतनी ताकत लगती है, मेन फिजिकल वर्क वाला काम तो मेन के लिए बना होता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. घर के काम में सिर्फ झाड़ू पोंछा बर्तन मांजना नहीं होता है. और झाड़ू मारना और पोंछा मारना इज़ नॉट अ इजी जॉब.
ठीक है। अब इसी तरीके से इस हाउस कोर्स में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं, उनमें से बहुत ढेर सारे रिक्वायर करते हैं हैवी फिजिकल वर्क को। अब जैसे आपने सभी लोगों ने देखा होगा रूरल एरियाज में भी अर्बन एरियाज में भी कि पानी भरने जाना पड़ता है वुमेन्स को और गर्ल्स को। और अगर राजस्थान, मेनली आप लोगों ने राजस्थान वाले एरिया में देखा होगा कि वहाँ पे औरतें सर के ऊपर सेट ऑफ घड़ास लेके आती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा होता है। ठीक, तो वो क्या वो इजी लोड है? बिल्कुल भी नहीं है वो इजी लोड। इतना हैवी लोड वो अपने हेड पे लाद के लाती हैं, जंगलों से लकड़ियाँ लाना, ठीक, ये सारे काम करते हैं। और इन कामों में बहुत हैवी फिजिकल वर्क चाहिए, ठीक है, हैवी फिजिकल वर्क लगता है। ये इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक। एक दिन कोई अगर मेल करके देखे तब उसको पता चलेगा कि ये कितना इजी है जो हम लोगों को लगता है। Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads require. So the tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads require bending, lifting, and carrying, जो कि ये तीनों ही कोई बहुत ही easy thing नहीं है। और कह दिया जाता है कि कौन सा फिजिकल वर्क लगता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. अब जो भी काम वुमेन करती हैं, जैसे कुकिंग हो गया, इसमें काफ़ी घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है एक हॉट स्टोव के सामने। और ये बहुत ही फिजिकल पावर और वर्क डिमांड करता है। जबकि ये जो फिजिकली डिमांडिंग वर्क एंड पावर जो भी कुछ है, ये हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? मेनली मेन के साथ करते हैं कि वुमेन के जितने वर्क हैं उसमें कोई भी आ, बहुत ज़्यादा फिजिकल लोड, फिजिकल वर्क, ठीक है, या फिजिकल डिमांडिंग वर्क उनके नहीं है, ठीक। ये जो मेनली जो टर्म है ये किसके साथ एसोसिएट होता है? मेन के साथ एसोसिएट होता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी लगता है कि अरे ये तो बस ऐसे ही घर का ही तो काम है, ठीक। लेकिन इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल नहीं ध्यान देते कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये 2 मिनट का काम नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। ऑन अदर हैंड जितने भी मेन के काम हैं वो क्या है, डिफाइंड है। हो सकता है ऑफिस 9 AM से स्टार्ट हो रहा हो, 4 PM पे ख़त्म हो रहा हो, 5 PM पे ख़त्म हो रहा हो। पर ये जो हाउस होल्ड वर्क है, हाउस होल्ड कोर्स जितने भी हैं जो वुमेन कर रही हैं, इनका कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। हो सकता है ये 5 बजे से शुरू हो, 6 बजे से शुरू हो, 7 बजे से शुरू हो, ठीक, और ख़त्म हो 10 बजे हो सकता है, 11 बजे हो सकता है, 12 बजे हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन वर्क ना। और कितना काम है, किसी दिन कपड़े ज़्यादा रहे तब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, किसी दिन कम रहे, किसी दिन कोई गेस्ट आ गए तो पता चला 12 1 बज जा रहे हैं। कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। और जो भी काम हो वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है। In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for them, ठीक। them भी कर लेते हैं अपने खुद के लिए। तो अगर जो वुमेन्स बाहर भी ऑफिस में जाती हैं, वो वापस से घर आने के बाद फिर घर के काम भी करती हैं। हो सकता है उन्होंने मेड लगवाया हो, लेकिन मेड सारे काम तो कर नहीं देती, या फाइनेंशियल स्थिति सबकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती कि वो हर काम के लिए मेड रखे हों। तो वो ऑफिस से लौटने के बाद क्या करते हैं, घर का काम भी करती हैं। तो अगर वुमेन जो बाहर काम कर रही हैं, ठीक, और तो उनके बाहर के काम को और उनके घर के काम को अगर हम एड अप कर दें, ठीक है, तो जो वर्किंग आवर्स होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके लिए, उनके खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल बचता। और अगर मेन के काम से कंपेयर किया जाए तो ये वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। फिर भी इनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, इनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनको कोई स्टेटस नहीं मिलता है, ठीक।
नीचे हमारे पास डेटा दिया हुआ है 1998 टू 1999 का। इसमें आप देख सकते हो एक साइड स्टेट दिया हुआ है वुमेन पेड, जो इनका वर्क आवर्स है पेड वाला, जो वुमेन अनपेड वर्क आवर्स यहाँ पे दिया है। ठीक, इधर मेन पेड का दिया है, मेन अनपेड का दिया है, मेन टोटल यहाँ पे दिया है। ठीक, तो यहाँ से आप अगर अंदाज़ा लगा लो, आपको इधर 23 पॉइंट 19 30 35 है। ठीक, तो इतना, और इनको ऐड कर लो, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 3, और ये कितना हो गया 53, और यहाँ पे कितना आ रहा है 14। तो किसका ज़्यादा है, वुमेन का ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। ठीक, तो इस तरीके से इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं मेन से, लेकिन फिर भी स्टेटस इनइक्वालिटी इनको फेस करना पड़ता है। वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, as we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. अब जितना भी ये इनइक्वालिटी का मैटर है, वर्क की वैल्यू ना करना, ये किसी का कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं है और किसी एक का फैमिली मैटर नहीं है। जबकि ये जो इनइक्वालिटी है ये एक बहुत ही लार्जर पार्ट में हो रही है। ठीक, और ये किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक फैमिली के सही करने से भी सही नहीं होने वाला। इसके लिए हर इंडिविजुअल को एक्शन लेना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को कॉन्शियस होना पड़ेगा, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी, ठीक है, पूरी तरीके से कॉन्शियस होके इसके तरफ वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ इक्वालिटी आ सकती है। उसके पहले कोई इक्वालिटी नहीं आने वाली। वैसे तो इक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दिया हुआ है कि मेल और फीमेल, ठीक है, के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक, कोई इनइक्वालिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस, या मेल और फीमेल होगा, कोई मेल है कोई फीमेल है तो उस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, इनइक्वालिटी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हो तो रही है, इस चैप्टर में तो हम वही पढ़ रहे हैं, भले वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, पीस ऑफ पेपर में लिखा हो कि नहीं हो सकता, पर हो रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को और हम लोगों को खुद कॉन्शियसली उस चीज़ को समझते हुए वर्क करना पड़ेगा, तभी होगा। अब गवर्नमेंट इसके लिए, ठीक है, बहुत ढेर सारे स्टेप्स फॉरवर्ड उसने करके रखे हैं। द गवर्नमेंट इज therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ढेर सारे सर्वेस कराती है जिससे वो समझ पाए अलग अलग बेल्ट्स में, अलग अलग रीजन्स में जो भी वुमेन्स में, वुमेन्स का पे इनक्वालिटी, उनके आप वैल्यू ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, उनके स्टेटस को लो रखा जा रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, और फिर उस हिसाब से, ठीक है, वो रेमेडी उस सिचुएशन के लिए, ठीक है, वो फिर आगे पॉजिटिव स्टेप्स और रेमेडी देने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। अब इन्हीं सर्विस के बेसिस पे पता चला कि जो चाइल्ड केयर का और हाउस वर्क का जो भी है ये किसके ऊपर जाता है, वुमेन के ऊपर और गर्ल्स के ऊपर। अब इसमें मेल का कोई लेना देना नहीं होता। जब वो वर्क से आए, थोड़ा फ्री टाइम घंटे 2 घंटे तो खेल लिया बस, और ज़्यादा का ज़्यादा पूरा का पूरा हाउस वर्क, ठीक है, वो भी फीमेल कर रही है। तो अब अगर, चलो वुमेन चाइल्ड केयर कर रही है, वुमेन हाउस वर्क कर रही है, ठीक, वो ठीक है, लेकिन अगर गर्ल भी चाइल्ड केयर और हाउस वर्क में लगी हुई है तो वो पढ़ने कब जाएगी, या वुमेन अगर को भी ये सारी चीज़ें करनी है तो वो अपना जॉब कैसे करेगी अगर वो जॉब कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अराइज होती हैं। तो हम आते हैं आंगनबाड़ी। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। जैसे पहले दिया हुआ है कि अगर वो चाइल्ड केयर में, हाउस वर्क में लगी हुई हैं तो गर्ल्स कैसे स्कूल अटेंड करेंगी। ठीक, या उनकी मदर जॉब भी कर रही हैं और उनको घर का भी काम देखना होता है, ठीक है, तो फिर वो अपने बच्चे को कैसे देखेगी, जॉब को कैसे मैनेज करेगी, बच्चे को स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें अराइज होती हैं। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। अब इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से ये चीज़ें कहाँ पे उनकी जॉब्स पे भी असर डालती हैं कि अब भाई बच्चे को भी देखना है, घर भी देखना है, तो हम ऐसा कोई जॉब नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे। वेदर वो बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, उसमें बहुत अच्छा पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं कर सकते क्योंकि घर जाना है, घर का काम करना है, बच्चे को देखना है और ढेर सारी चीज़ें।
The government has set up आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आंगनबाड़ी सेटअप किया। तो उससे क्या होगा, आंगनबाड़ी में क्या होता है, आप 6 इयर्स तक के अपने चाइल्ड को आंगनबाड़ी में छोड़ देते हो, वहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। और आंगनबाड़ी जॉब भी प्रोवाइड कराती है वुमेन्स को, कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करना, हाउस गोल्स को कैसे मैनेज करना, ये सारी चीज़ें, ठीक। या आंगनबाड़ी को चाइल्ड केयर सेंटर भी कह सकते हो, जो वुमेन को वो इंडिपेंडेंसी देती है कि वो लोग जाके जॉब करें, क्योंकि एज 1 to 6 7 ये ज़्यादा, ठीक है, मेजर एज होती है चाइल्ड केयर की। उसके बाद तो फिर छोड़ा जा सकता है बच्चे को, लेकिन उसके पहले छोड़ पाना थोड़ा बड़ा मुश्किल काम है। The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide facilities। अब आंगनबाड़ी में ऑर्गेनाइजेशन में कितने होने चाहिए, कम से कम 30 लोग या 30 से ज़्यादा लोग होने चाहिए इन सारी फैसिलिटीज़ को देने के लिए। The provision of creches helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend schools। ठीक। अब किसी की मदर जो जॉब करती थी, ठीक, तो अब उनको जॉब करने जाना है, आंगनबाड़ी नहीं थी, तो वो अपनी किसी बेटी को कह रही है कि तुम बच्चे को देखना, हम जॉब पे जाते हैं, वरना फिर पैसे कैसे आएंगे। तो वो बच्ची क्या करे, अपना स्कूल उसको ड्रॉप कर देना पड़ता था। लेकिन आंगनबाड़ी आने की वजह से अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को आंगनबाड़ी में आप छोड़ के जाओ, मदर भी जॉब पे जा सकती है और गर्ल भी अपने स्कूल को अटेंड करने जा सकती है, ठीक। फिर उसके बाद ये आगे एक पोस्टर दिया हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज ट्राइंग टू से। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो।